जय हिंद। चित्रकूट की पावन धरती से सभी युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सभी को जय हिंद। दोस्तों, सनराइज करियर एकेडमी जो कि चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली नंबर 1 कंपटीशन संस्था है, जहां पर सभी कोर्सेस के जो बैच हैं, वह योग्य शिक्षकों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाला जो एग्ज़ाम है अभी वो यूपी ट्रिपल एससी पेट है और 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो कमर कस लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट बहुत आसान पेपर है और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भी है। अब आसान और हार्ड को मैं क्या ही बताऊँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिवीजन बैच एकेडमी में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक चलाया जाता है। और ये जो रिवीजन बैच है, आपको बता दें, लगातार 4 घंटे चलाया जाता है। साप्ताहिक ओएमआर टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट होता है ओएमआर के साथ। ध्यान दीजिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी लड़का लड़की दोपहर के बैच में तैयारी करना चाहता है, वह 1 बजे से 4 बजे तक का बैच ले सकता है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सनराइज करियर एकेडमी द्वारा। चलिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है संविधान। और एग्जाम के होने तक संविधान के हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, इतने सीरीज कर लेंगे कि कुछ ना कुछ तो उसमें आ ही सकता है। और इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा चैप्टर वाइज, ना भी चैप्टर वाइज तो संविधान के हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हम बहुत सारे बेनिफिट होंगे। चलिए, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले सवाल है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? अब देखिए, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो अस्तित्व में कब आया और एक लागू कब हुआ। आधा लागू कब हुआ, पूरा लागू कब हुआ। ठीक है, तो देखिए, इसमें बहुत सारी डेट दे रखी हैं और डेट वाइज ही आपको करना है। सबसे पहले देखिए, आप इसमें 15 अगस्त दे रखा है। तो भारतीय संविधान तो 15 अगस्त को बना भी नहीं था। 15 अगस्त हमारे देश की आज़ाद होने की तिथि है, यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाया था हमने? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी जो डेट है 1950 में, इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो गया था। और हमारा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया, यानी बनकर तैयार कब हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949, अच्छा 1949 इसमें डेट नहीं है। 26 नवंबर 1949 नहीं डेट है, ये हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो संविधान है अस्तित्व में, यानी पूरे भारत में जब सुचारू रूप से चालू हो गया, वो है 26 जनवरी 1950। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बता दें, ऐसे में बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं। एक अंगीकृत शब्द भी होता है, अंगीकृत, कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो वो डेट है, ध्यान दीजिएगा, वो डेट है 26 नवंबर और 1949। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और कुछ प्रावधान उसके लागू भी हो गए थे, यानी आंशिक रूप से लागू हो गया था। फिर 2 महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। यानी भारतीय संविधान पूरी तरीके से अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये बहुत बार पूछा जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखिए, आपको बता दें, जब हमारे संविधान का निर्माण हो गया, तो संविधान का निर्माण होने के बाद जितने बड़े बड़े लोगों को, और आप बोल सकते हो बड़े बड़े विद्वान लोगों को संविधान सभा में रखा गया था, उनको एक मीटिंग करनी थी। और मीटिंग करने के लिए उन्होंने एक सभा बनाई। आप बोल सकते हो कि संविधान सभा तो पहले ही बन गई थी, लेकिन एक मीटिंग करने के लिए कि आगे कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, इस मीटिंग बुलाई। और ये जो मीटिंग बुलाई थी, ये मीटिंग बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946। और आपको बता दें, जैसे हमारे भारत का एक कल्चर रहा है कि हम कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को हमेशा उसमें पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए हमने क्या किया,
हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, उस समय हमने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अपने संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ये इतने ज़्यादा बुजुर्ग थे, इनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने, लेकिन इनको लगा कि ये आगे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएँगे, चल नहीं पाएँगे, तो इन्होंने स्वतः अपना इस्तीफ़ा दे दिया और नतीजा सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए आगे क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने क्या बताया था अभी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बने भाई, क्यों बने, आपको बता दें। तो क्या क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि अगर अस्थायी ये थे तो स्थायी कौन थे? तो स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो आपको बता दें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति, प्रारूप प्रारूप मतलब संविधान का ढांचा, कौन सी चीज कहाँ होगी, मौलिक अधिकार कहाँ पे होंगे, और संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ पे होंगे, नागरिकता कहाँ पे होगी, ये कहाँ पे रखना है पूरे संविधान को, ये किसको बताया गया? भीमराव अंबेडकर को। ये कार्य किसको दिया गया? भीमराव अंबेडकर को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 में हमारे संविधान सभा की पहली बैठक बैठी, तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, लेकिन ये मात्र एक ही दिन बन पाए। नतीजा ये हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और सन 1950 में आगे चलकर यही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कब किया? अंतिम रूप से बोल रहा है, देखिए, अंतिम रूप से पारित कब किया, अंगीकृत कब किया, एडॉप्ट कब किया? देखिए, जब भी अंगीकृत नाम देगा, पारित नाम देगा, एडॉप्ट नाम देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और आंशिक रूप से देश में लागू भी हो गया था। आपको बता दें, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, और कुल 64 लाख रुपए की राशि लगी है। आया समझ में? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया, और जो प्रावधान लागू नहीं किए गए थे वो भी प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिए गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया? अब देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया? इसको पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया? पूर्णतः, पूरी रूप से। तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पहुंचा, कब? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। चलिए, भारत कब गणतंत्र हुआ? गणतंत्र कब हुआ? हमारा भारत गणतंत्र हुआ कब? 26 जनवरी 1950। सो बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मिसप्रिंट था, और आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? यदि आपके मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी। और आपको बता दें, हमारा जो राष्ट्रगान है वह जनगण मन 52 सेकंड का है, और इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको लिखा था बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है, आपको बता दें। और किस तरह से एग्जाम में आएगा, देखिए अभी ये क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है, यानी वर्तमान में अभी हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। तो अब आपको बता दें, वर्तमान में अभी हमारे कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले हमारे कितने थे? पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। और 7 मौलिक अधिकार क्या था? एक संपत्ति का अधिकार और था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और इस तरीके से 7 मौलिक अधिकारों में से हमारा एक घट गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। यदि अगर प्रश्न पूछता है मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मूल रूप से आप 7 बताइएगा। अगर ये जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो आप बताइएगा कितने, 6 हैं। लेकिन अगर मूल रूप से बोलता है, मूल शब्द अगर जोड़ देता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, तब 7 लिखोगे आप। बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ये एग्जाम का। संविधान के कितने भागों में विभाजित किया? भाई संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के हमारे 22 भाग हैं। और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 भाग और हैं। भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 का सहकारी समितियां, भाग 14 का अधिग्रहण। ठीक है, इस प्रकार अब संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, लेकिन इसे भाई 22 भागों में ही माना जाता है तो बहुत ज्यादा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सब पार्ट हैं हमारे भाग के। क्या है सब पार्ट? जैसे हमारा जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि हमने आयरलैंड से लिया है, ये विराजमान है। और अगर हम भाग 4 का की बात करें, तो मौलिक कर्तव्य हैं, तो है तो भाग 4 का ही पार्ट, इसलिए हम मूल रूप से 22 ही गिनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। किसको? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्य के लोक निधियों से सभी विषयों के लेखा परीक्षा करता है, अतः इसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। चलिए, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? ये स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन कर सकते हो। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता था? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 13 मई 2002। 13 मई 2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? कब? किस संविधान संशोधन में द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य? अब आपको बता दें, देखिए ये जो मूल कर्तव्य है ना, इनको आप जोड़ मत दीजिएगा, मौलिक अधिकारों से मत जोड़ दीजिएगा। मूल कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन मौलिक कर्तव्य के कर्तव्यों में ये न्यायोचित नहीं है। इन पर अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसे न्यायालय जाया जाए या फिर उसके खिलाफ याचिका दायर किया जाए। जो मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य जो अपने दिल से इच्छा होती है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। दिल्ली से संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और इनको कहां जोड़ा गया? भाग 4 में अनुच्छेद 51 का। भाग 4 अनुच्छेद 51 का। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। अभी कितने हैं? 11। अच्छा, 11वां कब जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत सारे स्टार लगा लीजिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो 11वां जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये 11 के बारे में बहुत पूछा करता है। और 42वां संविधान संशोधन तो पूरा का पूरा क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान उसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया? भाई पहली बार संशोधन कब किया? 1951 में ही किया गया। कब? 1951 में, जब प्रथम चुनाव हुए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रथम आप बोल सकते हो कि संविधान संशोधन हुआ।
देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया और प्रथम संशोधन विधेयक के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 76, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किया गया। इसके अलावा दो नए अनुच्छेद 31 का और 130 खा तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप स्टार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे देखिए, कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। न्यायालय में अगर आपकी कार्रवाई ज़्यादा लंबित हो रही है तो कौन सी ऐसी रिट है जिसके लागू करने से उस पर किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा उस पर किया जा सकता है, तो कौन सी है वो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन वाला रिट। तो न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की। आए समझ में। देखिए, बंदी परमादेश बंदी के बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए जारी आदेश है। उत्प्रेषण है, अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा को अपने पास भेजने के लिए जारी आदेश निम्न में से। ओके, तो ये चीज हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना का आया तो देखिए, हमारे संविधान की जब तीसरी बैठक हो रही थी यानी 13 दिसंबर 1946 में, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था और उसको 1 महीने बाद अपना लिया गया था। उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान का सार, आप बोल सकते हो हमारे संविधान की कुंजी। और उद्देशिका का हमने कहाँ से प्रस्ताव लिया है, अमेरिका से। और उद्देशिका की भाषा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत एग्जाम में आता है। तो देखिए, बोला निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। भैया सीधी सी बात है, राष्ट्र निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, ये है। राष्ट्रीय निरपेक्ष नहीं है, संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक है, लेकिन राष्ट्र निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1900, अरे नहीं भैया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ है कब, 26 नवंबर 1949 को। आया समझ में, क्लियर है। ठीक है, और हमारा संविधान लागू हो गया है 26 नवंबर 1949 को, यानी हमारा कथन पहला सही नहीं है। अच्छा, 3 कथन सही है, उनको देख लेते हैं क्या है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, बिल्कुल सही। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये भी बिल्कुल सही हुआ। और भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविधान को लागू होने, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है। संप्रभु भारत में कौन से कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है ना, ये तो बिल्कुल है, सही है। संप्रभु बिल्कुल इसी को कहते हैं। भारत किसी देश पर, भारत क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ उपनिवेश है भैया, भारत के सभी राजनेता अपने खुद के डिसीजन लेते हैं। भारत अपना खुद का डिसीजन लेता है, किसी पर निर्भर नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड पर हम निर्भर नहीं है, हम खुद के अपने डिसीजन लेते हैं, पूरी तरह संप्रभु हैं। तीसरा पॉइंट, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता नहीं, दे सकता भैया। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूरा वर्णित है। हम बाहर के राज्यों से यानी बाहर के देशों से कोई राज्य ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, पर अपने देश की कोई जमीन या राज्य या हिस्सा किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। अविभाजित भारत का अविभाजित भारत का विभाजित राज्य, वो बोलते हैं ना, कैसे कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं भैया, नहीं बाध्य है, बिल्कुल नहीं बाध्य है। अगर हम बाध्य होते तो धारा 370 ना हट पाती। और देखिए, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में एकदम आज़ादी जैसा माहौल है। अब कश्मीर के लोग काफ़ी स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। संप्रभु भारत का मतलब भारत में अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए नहीं है। संप्रभु मतलब पूरी तरह फ्री। और पूरी तरह फ्री होने का मतलब क्या है कि भारत अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के एम मुंशी का संबंध किससे, संविधान की प्रारूप समिति से, बिल्कुल सही। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, भीमराव अंबेडकर। कितने लोग थे, 7 लोग थे। बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष आया। बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष आया, यह मामला आया आपका 1960 में। कब आया, 1960 में। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। देखिए, आपको बता दें, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है कि कोई भी देश जो धर्मनिरपेक्ष है ना, वो किसी धर्म को या धार्मिक देश नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि वो सभी देशों का सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है।
अब जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी हमारे भारत का कोई एक धर्म नहीं है, या हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, और हमारा भारत सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। आया समझ में? सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। विश्व के सभी धर्म भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, और सभी धर्म को समान संरक्षण है, समर्थन है, अनुष्ठान कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? हमारे संविधान में सामाजिक समता क्या अर्थ है? कि समाज का किसी भी वर्ग का आदमी भारतीय संविधान के आगे बराबर है। सामाजिक समता मतलब हर वर्ग का आदमी संविधान के आगे बराबर है, यानी कानून सभी के लिए एक है और कानून की नजर में सब बराबर हैं। आगे करते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट करे? उद्देशिका को बोला गया है। किसने बोला है? अर्नेस्ट बार्कर ने। हमारे देश की उद्देशिका है ना, हम भारत के लोग इतनी तारीख को अपना आत्मसमर्पण करते हैं अपने संविधान को। उद्देशिका में भी बताऊंगा। तो इसको किसने बोला है कि ये कुंजी है? किसने बोला है? अर्नेस्ट बार्कर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गलत। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का, ये भी गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से, कहा यार, अमेरिका से लिया गया। ये सारे के सारे क्या है? गलत है। यानी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अभी पहले ऊपर बता चुका हूं कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की यानी प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का प्रस्ताव कहां से लिया गया? अमेरिका से। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या वर्णित है? अरे भैया, नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नागरिकता का। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 यानी भाग 2 की बात कर रहा है। भाग 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता का। यानी यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? नागरिकता। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिकता जन्म से प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। बिल्कुल सही। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। बिल्कुल सही। भारत के नागरिक अधिनियम 1955 लागू है। बिल्कुल लागू है। भारतीय संविधान के भाग 11 में नहीं, अभी मैंने बताया किसमें? भाग 2 में। भाग 2 में। चलिए, यहां तक मैं अपने प्रश्न को क्लोज करता हूं। कल फिर मैं संविधान के प्रश्न लेके मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोजाना एक टारगेट सेट कीजिए। जब टारगेट सेट करेंगे और उसको पूरा करने में समय लगा देंगे, बिल्कुल आप आगे तक जाएंगे। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप किसी की भी बातों में भड़किए मत। आपको बता दें, दुनिया में आपको 1000 लोग सलाह देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप वही कीजिए जो आपका मन कह रहा है। आपका मन कह रहा है आईएएस बनना, बिल्कुल बनिए, आईएएस बनिए, और पूरी ताकत, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए अपने आप को आईएएस बनाने में। जय हिंद, जय भारत।